हेलो दोस्तों, आपका अपने टुडे यूनिक मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने बुक समरी की बुक सोच बदलो जिंदगी बदलो में अब तक 5 लेसन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहला लेसन अपनी सोच को बदलो, दूसरा लेसन अपनी ज़िंदगी को बदलो, तीसरा लेसन बड़े बड़े सपने देखो, चौथा लेसन धनवान बनने का प्रण लो, पांचवा लेसन जिंदगी की कमान थमो। इस एपिसोड में हम अब 6 लेसन को पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है बेहतरी का संकल्प लो। बुक समरी की बुक सोच बदलो जिंदगी बदलो का लेसन नंबर 6 बेहतरी का संकल्प लो। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का फैसला उसकी बेहतरी हासिल करने की ख्वाहिश की गहराई से होगा, फिर भले ही वह किसी क्षेत्र में क्यों ना हो। महान उपलब्धियों को हासिल करने की शुरुआत के लिए आप सबसे पहले अपने आप को दिमाग के हर किस्म के बंधन से आज़ाद कर दें। पहले की तुलना में किसी भी चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने और महसूस करने की शुरुआत बड़े बड़े सपने देखने और बड़े लक्ष्य तय करने से ही होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने काम या कार्य क्षेत्र में खुद को कितना कारगर मानते हैं। अगर आप अपनी पहचान को बनाने वाली उन प्रमुख बातों को लेकर सहज और काबिलियत से लवरेज नहीं हैं, तो आप खुश और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस नहीं कर सकते। अपने बारे में अपनी सोच को बेहतर बनाने के सबसे सशक्त तरीकों में से एक है बेहतरी का संकल्प लेना। यह फैसला आपको अभी इसी वक्त लेना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे, अपने क्षेत्र के 10% शीर्ष लोगों में स्थान बनाएंगे, फिर भले ही इसके लिए चाहे जितना वक्त ही क्यों ना लगे। केवल इतना सोच लेने से ही आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि आप बेहतर बनने की काबिलियत रखते हैं। यह आपको खुश रखती है और आपकी निजी अवधारणा को भी बेहतर बनाती है। सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प लेने के साथ ही आप अपने आप को ज़्यादा पसंद करके सम्मान देने लगते हैं। बाजार में बेहतर प्रदर्शन की कीमत ज़्यादा होती है और यह औसत प्रदर्शन पर औसत भुगतान करता है, और औसत से भी कमतर प्रदर्शन पर कमतर पारिश्रमिक, बेरोजगारी और दिवालियेपन की स्थिति का भी सामना कर देता है। आज हर क्षेत्र में जोरदार प्रतिस्पर्धा है। पहले ही तुलना में आपकी प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिटर या कंपटीशन ज़्यादा बेहतर और संकल्पवान हो गए हैं, और साल दर साल हर कैरियर के बाकी वक्त में इनके इन गुणों में इजाफा होता ही जाएगा। इजाफा मतलब बढ़ोतरी। आपको अपने स्थान पर बने रहने के लिए भी तेज दौड़ लगानी होगी। हेडिंग वो पुराने सुनहरे दिन। एक वक्त ऐसा था जब श्रेष्ठता ही आपको एक अच्छा मुकाम दिला देती थी। आज हालांकि श्रेष्ठता को सामान्यतः सी बात मान लिया जाता है। आज आपको बाजार में खड़ा होने के लिए श्रेष्ठ होने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहते हैं तो आपको निरंतर सुधार दिखाना होगा, बेहतर और बेहतर, हफ्ते दर हफ्ते और माह दर माह। हेडिंग प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला। सभी कामयाब पुरुषों और महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुण शायद महत्वाकांक्षा है। वे खुद को देखते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और हर रोज ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे अपने क्षेत्र के खास लोगों में से एक हैं। वे अपने लिए ऊंचे लक्ष्य कायम करते हैं और फिर उससे भी बेहतर लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं। उनको किसी भी क्षेत्र में किसी को भी मिले आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हर एक द्वारा हासिल उपलब्धियों को और भी बेहतर होने की चुनौती के तौर पर स्वीकारते हैं, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व का आधार आपकी निजी अवधारणा है। आपकी निजी अवधारणा इस बात की सूचक होती है कि आप अपने आप को कितना मूल्यवान मानते हैं और आप खुद को कितना महत्वपूर्ण और काम का व्यक्ति मानते हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए निजी अवधारणा ताकत का स्रोत है, और यह आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह, प्रेरणा और कुछ करने के जोश का स्तर तय करती है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे और सम्मान देंगे, आपका हर काम में प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा, और जितना बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, आपकी अपने बारे में सोच में उतना ही सुधार आता जाएगा। निजी अवधारणा और निजी स्तर पर बेहतरी एक दूसरे के पूरक हैं। हेडिंग जितना बेहतर आप करेंगे। निजी अवधारणा और निजी क्षमता दरअसल व्यक्तित्व के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप खुद के लिए तभी पसंदगी और सम्मान का भाव हासिल कर सकते हैं जब दिल से आप महसूस करते हैं कि आप वाकई काम में अच्छे हैं।
अपने आप पर नियंत्रण का भाव स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए निहायत ज़रूरी है। बेहतरीन के तरीके से किया गया आपका एक एक काम आपके अपने बारे में सोच को बेहतर बनाता है और आपको अपने बारे में सुखद अनुभव देता है। यह आपको और भी ऊंचे स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन का आत्मविश्वास दे देता है। अपनी काबिलियत के मुताबिक कामयाबी के लिए आप में आला दर्जे के साहस और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। जोरदार कामयाबी के लिए आपके भीतर संतुष्टि के भाव से ऊपर उठकर लगातार काम करने की ललक होनी चाहिए। साथ ही होना चाहिए अधिकांश लोगों की राह की बाधा बनने वाली असहायता के बंधन को तोड़ने का दम। आपकी निजी अवधारणा जितनी ऊंची होगी आप उतने ही ज़्यादा ताकतवर, सकारात्मक और दृढ़ संकल्प वाले बनेंगे। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे उतना ही आप में मौके लेने और दूसरों से ज़्यादा देर तक किसी बात को पाने का प्रयास करने का विश्वास रहेगा। अपने तय क्षेत्र में आप जितने ज़्यादा बेहतर होंगे, जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी आप उतने ही ताकतवर और आत्मविश्वास से भरे होंगे। हेडिंग: पूर्व अपेक्षित ज़रूरत। हकीकत यही है कि जब तक आप अपने दिल में यह महसूस नहीं करते कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आप वाकई खुश हैं, कामयाब होना असंभव है। इसी एक कारण से आपको किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी कीमत को चुकाने और श्रेष्ठता के इस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी दूरी को तय करने का संकल्प लेना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% लोगों के बीच स्थान बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए और फिर उसे हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। सौभाग्यवान शीर्ष पर पहुंचना आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। अधिकांश लोग निजी श्रेष्ठता के बारे में सोचते ही नहीं हैं और अगर यह सोच कभी उनके दिमाग में आती भी है तो वे उसे तत्काल खारिज करके और फिर औसत प्रदर्शन की ओर लौट आते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद अधिकांश लोग अपने काम को करके ही संतोष कर लेते हैं, फिर वह अच्छा हो या खराब, और फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं या घर लौटते हैं और टेलीविज़न देखने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरी ओर जब आप अपने को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आरंभ करते हैं तो आप किसी फर्राटा धावक की तरह अपने तमाम साथियों से कहीं आगे निकल जाते हैं। हेडिंग: विजयी बढ़त हासिल करें। कामयाबी के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विजयी बढ़त का विचार। यह विचार ही कामयाबी और नाकामी का फर्क बता देता है और यह बार बार देखने को मिलता है। यह सिद्धांत कहता है योग्यता में जरा सा अंतर परिणामों में बहुत बड़ा अंतर कर सकता है। नोट: योग्यता में जरा सा अंतर परिणामों में बड़ा अंतर कर सकता है। ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में शीर्ष लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को औसत व्यक्ति से बेहतर तरीके से करते हैं। अपने मुख्य काम के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन आखिरकार हासिल होने वाले परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। हकीकत में आपको विजयी बढ़त हासिल करने के लिए अपने काम के हर प्रमुख क्षेत्र में केवल 3% बेहतर होने की दरकार बोले तो ज़रूरत। यह बढ़त आपको ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे पहुंचाने में मदद करती है। एक बार आप आगे निकल गए कि फिर लगातार सुधार के साथ अपनी बढ़त को बरकरार भी रख सकते हैं, उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। आप सीखकर और अभ्यास से बेहतर और बेहतर हो सकते हैं और इस रणनीति के साथ आप जल्द ही खुद को शीर्ष 10% या अपने क्षेत्र के शीर्ष 5% लोगों में भी पा सकते हैं। हेडिंग: की रिजल्ट एरिया KRA। किसी भी नौकरी में कामयाबी के लिए कम काम से जुड़े एक या ज़्यादा कार्यों में न्यूनतम स्तर का प्रदर्शन करना पड़ता है। इन्हें उस काम का रिजल्ट एरिया KR कहा जाता है। KRA आपके काम के वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें कामयाबी के लिए आपको निश्चित ही सकारात्मक तरह से अच्छे से करना है, फिर वे चाहे भी हो। जैसे कि होता है किसी भी नौकरी, पद, कंपनी या जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकांश KRA के तरह 5 से 6 कार्य क्षेत्र आते हैं। आपका काम अपने काम से जुड़े KRA को जानकर फिर उनमें से प्रत्येक में सुधार के लिए प्रयास करना होता है। इन्हें की रिजल्ट एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि काम को पूरा और अच्छे से करने के लिए आपको ये कौशल अनिवार्य तौर पर आना चाहिए और इसमें से किसी भी क्षेत्र में कमजोरी आपको कामकाज में श्रेष्ठ प्रदर्शन से रोक सकती है। आप अपने काम के कुछ मुख्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण कामयाब हो जाते हैं, लेकिन
अन्य क्षेत्रों में आपके प्रभाव और कामयाबी का आंकलन सबसे कमजोर कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन से होगा। आपका सबसे कमजोर पक्ष ही आपकी आय का मुख्य निर्धारक होगा। हेडिंग, अपने प्रमुख कौशलों को पहचानें। हर काम या परिणाम को उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कौशलों से परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिक्री के काम में 7 की रिजल्ट एरिया होते हैं। इनमें से किसी एक में भी कमजोरी आपको बिक्री के संभावित आंकड़े के से थोड़ा पीछे रख सकती है। ये है, पहला भविष्यवाणी, दूसरा विश्वास और साख कायम रखना, तीसरा उपभोक्ता की समस्या या ज़रूरत को समझना, चौथा अपने उत्पाद या सेवा को उस समस्या के सबसे असरदार उपाय के तौर पर पेश करना, पांचवा आपत्तियों और चिंताओं के जवाब देना, छठा अगले कदम के लिए सहमति तैयार करना, सातवां रीसेल और सलाह के लिए संपर्क हासिल करना। अगर आप इन सभी 7 क्षेत्रों में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो आपका उस क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना तय है। अगर आप किसी भी एक क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन ही आपकी आय का निर्धारण करेगा। प्रबंध में भी 7 ही की रिजल्ट एरिया होते हैं। पहला योजना, दूसरा व्यवस्थित सुनियोजन, तीसरा सही लोगों का चयन, चौथा काम का वितरण, पांचवा काम पर नज़र रखना, छठा काम का मूल्यांकन और सातवां ऊपर और नीचे दोनों ही स्तर पर लोगों के साथ जीवंत संपर्क। अगर आप इन तमाम कौशलों में से किसी भी में भी कमज़ोर हैं तो यही कमज़ोरी आपको एक कामयाब मैनेजर बनने से रोक देगी। जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उदाहरण के लिए आपके स्वास्थ्य का निर्धारण 4 बातें तय करती हैं। ये हैं, पहला सही आहार, दूसरा सही वजन, तीसरा सही कसरत और चौथा सही आराम। आपकी स्वास्थ्य संबंधी तकरीबन हर समस्या या कमी की जड़ इन्हीं 4 में से एक होती है। निजी स्तर पर बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने काम के क्षेत्र के की रिजल्ट एरिया को खोज निकालें, उनको स्पष्ट तौर पर परिभाषित करें और उनको लिख लें। उस काम की एक सूची तैयार कर लें जो आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी के लिए करना है। इन की रिजल्ट एरियाज में अपने वर्तमान प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। आप कहाँ पर मजबूत हैं, आप कहाँ पर कमज़ोर हैं। मूल्यांकन में पूरी ईमानदारी से बरतें। मूल्यांकन पूरी ईमानदारी से करें। हेडिंग, प्रदर्शन के लिए स्तर तय करें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना वजन नापना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो पहले आपको यह बात पता करनी होगी कि इस वक्त आपकी उस क्षेत्र में क्या स्थिति है और फिर उसी ही आधार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सुधार का काम आरंभ करें। एक बार आपने अपनी ज़िंदगी में काम के उन क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया है जिनमें आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक तरीके से प्रदर्शन को सुधारना है, तो फिर आप प्रत्येक रिजल्ट एरिया में अपने आप को न्यूनतम 1 से लेकर अधिकतम 10 अंक तक दीजिए। अगर आपको अपने काम में कामयाब होना है तो सभी की रिजल्ट एरिया में 7 या उससे अधिक अंक हासिल करने होंगे। जब कभी भी किसी रिजल्ट एरिया में आपके अंक 7 से कम हो जाएं तो तत्काल उसमें सुधार के प्रयासों में जुट जाएं। अपने प्रदर्शन में सुधार का काम उस क्षेत्र से करें जहां आपको सबसे तेज़ी से सबसे अच्छे परिणाम हासिल होने की उम्मीद है और यह निश्चित तौर पर उसी की रिजल्ट एरिया में होगी जिसमें आप तुलनात्मक तौर पर कमज़ोर हैं। अपने KRA के सबसे कम अंक वाले क्षेत्रों को पहचानें और फिर इस क्षेत्र में अपने कौशल को तेज़ी से सुधारने के लिए योजना बनाएं। इसके साथ साथ ही आप बाकी के हर उस क्षेत्र में भी धीरे धीरे सुधार का प्रयास करें जिसमें आप कमज़ोर हैं। अपने के रिजल्ट एरिया में किसी एक के सुधार के लिए आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम आपके काम के परिणामों में भी सुधार का कारण बनेगा। आप अपने काम में जितने बेहतर होंगे आपका अपने प्रति लगाव और सम्मान उतना ही ज़्यादा अधिक होगा या अधिक बढ़ेगा। आज आप अपने प्रति जितना लगाव और सम्मान महसूस करेंगे आपको उतना ही बेहतर लगेगा और आप में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आप जल्द ही अपराज्य बन जाएंगे। हेडिंग, निजी रणनीतिक योजना। हेडिंग, निजी रणनीतिक योजना। 20वीं सदी की कारोबारी दुनिया में इस बात पर आम सहमति थी कि निगमों को नियमित तौर पर रणनीति बनानी चाहिए। लोगों को अपने स्तर पर लक्ष्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। 21वीं सदी में हालांकि परिस्थिति बदल गई है।
आज हर व्यक्ति को एक कंपनी की तरह निजी रणनीतिक योजना बनाने की नियमित प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। निजी स्तर पर रणनीतिक योजना बनाते वक्त आप खुद को कारोबारी कंपनी की तरह देखते हैं। इस नज़रिए के साथ आप जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए ज़्यादा विस्तृत और लंबे वक्त की योजना तैयार करते हैं। आज आपको भविष्य की योजना के लिए ज़्यादा वक्त देना ही चाहिए। अपने भविष्य के सपने को हकीकत बनाने के लिए, ज़रूरी कदमों की योजना बनाने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा प्रयासों का निवेश करना चाहिए। आपको पहले की तुलना में अपना बेहतर प्रबंध करना चाहिए। आपको अपने साथ होने वाली हर बात पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेना चाहिए। हेडिंग संवाद में भागीदारी। कभी कभी मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूं, आप में से कितने लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं? आमतौर पर 10 से 15% श्रोता ही अपने हाथ उठाते हैं। मैं फिर सेमिनार को रोककर सवाल पूछता हूं, कितने लोग वास्तव में स्वरोजगार पर निर्भर हैं? और फिर मैं इंतज़ार करता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लगता और लोग पहले एक दूसरे, फिर मेरी ओर, फिर एक दूसरे की ओर देखते नहीं लगते हैं। जल्दी एक के बाद एक हाथ उठाना शुरू हो जाते हैं। अनंत सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं। हर किसी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वे सभी स्वरोजगार पर निर्भर हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप यह सोचते हैं कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। हकीकत यही है कि अपनी नौकरी के पहले दिन से शुरुआत का सेवानिवृत्ति तक आप अपने लिए ही काम करते हैं। आपको मिलने वाले वेतन के चेक पर किसी के भी हस्ताक्षर हो, लेकिन आप अपने लिए ही काम करते हैं। आप एक निजी कारोबारी कंपनी के अध्यक्ष हैं जिसमें केवल एक ही कर्मचारी है, आप खुद। वक्त गुजरने के साथ आपकी कामयाबी या नाकामयाबी ही इस बात को तय करती है कि आप कितना कमाते हैं। अगर आप वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आइए आईने के सामने खड़े होकर अपने बॉस से तर्क कुतर कर सकते हैं। हेडिंग अपनी कमाई आप खुद तय करते हैं। हेडिंग अपनी कमाई आप खुद तय करते हैं। लोग इस बात को लेकर कई बार मुझसे बहस में उलझ जाते हैं। वे कहते हैं कि कारोबार या उद्योग में वेतन का ढांचा ऐसी बातों द्वारा तय होता है जिस पर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन फिर मैं उनको यह बात याद दिलाता हूं कि उस कारोबार या उद्योग में जाने का फैसला उनका अपना ही था और उन्होंने ही उसमें बने रहने का फैसला भी किया। वे ही इसके जिम्मेदार हैं। वे तो अपने ही बनाए वेतन पर काम कर रहे हैं। अगर आप अपने काम के किसी भाग से संतुष्ट नहीं हैं तो बदलाव आपको ही करना होगा। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा है, न कभी शिकायत करो और न कभी सफाई दो। अगर आपकी ज़िंदगी या काम में कोई भी ऐसी बात है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो बस उसकी शिकायत करते रहने में ही वक्त न गंवाएं, इसकी बजाय इसे बदलने के लिए कोई कदम उठाएं। शेक्सपियर के हैमलेट में इसका खुलासा किया गया है, समस्याओं के सागर से निपटने के लिए हथियार उठा लो और उनका विरोध करके उसे खत्म कर दो। खुद को अपनी निजी कंपनी का अध्यक्ष स्वीकारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ होने वाली हर बात और आप जो कुछ भी बनने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। यह कई लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला विचार है। यह डराने वाला भी है और उत्साह बढ़ाने वाला भी है। ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा सोचिए, आप आज जहां हैं और जिस हाल में हैं इसके लिए आपने ऐसा फैसला किया था। आप बाकी की ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करेंगे उसका निर्धारण इस बात से होगा कि आप क्या कदम उठाते हैं या उठाने से चूक जाते हैं। आप जिम्मेदार हैं। आपके ही हाथ में कमान है, पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है। आप अपने खुद के बॉस हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है सिवाय उस सीमा के जो आप अपने दिलो दिमाग में अपने लिए तय कर देते हैं। हेडिंग रणनीति का उद्देश्य। जब आप खुद को एक निजी सेवा निगम के तौर पर देखने लगते हैं तो आप अपने आप को उन तमाम लोगों से अलग कर लेते हैं जो यह सोचते हैं कि वे किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने कैरियर की कमान को थाम लेते हैं, आप निजी रणनीति की योजना के बारे में सोचने लगते हैं। किसी बड़े कारोबारी घराने की तरह आप लंबे वक्त के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं। कारोबारी योजनाओं और निजी योजनाओं में काफ़ी समानताएं हैं। कारोबारी योजनाओं और निजी योजनाओं में काफ़ी समानताएं हैं और किसी भी कारोबार
कि रणनीति योजना का उद्देश्य कारोबार में निवेशित इक्विटी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई का होता है। तमाम रणनीति योजनाओं और कदमों का उद्देश्य कंपनी के संसाधनों और गतिविधियों की जमावट के साथ उन्हीं संसाधनों से कंपनी को ज़्यादा कमाई दिलाना होता है। सामान्य शब्दों में रणनीति योजना का उद्देश्य काम की तुलना में परिणामों को बढ़ाना होता है और प्रबंधन की आज लोकप्रिय तमाम कार्य योजनाओं जैसे नवीनकरण, पुनर्गठन, प्रबंधन और पुनर्निर्धारण का उद्देश्य संस्थान के कामकाज के तौर तरीकों को बेहतर बनाकर ज़्यादा कमाई दिलाना ही होता है। उनका उद्देश्य उत्पाद को बढ़ाना और निवेश पर लाभ को बढ़ाना ही होता है। हेडिंग: अपनी ऊर्जा पर और ज़्यादा कमाई। अपनी ऊर्जा पर और ज़्यादा कमाई। जैसे किसी कारोबार में पूंजी निवेश पर कमाई को लाभ की संज्ञा दी जाती है, ठीक उसी तरह आपके लिए लाभ यानी ऊर्जा के इस्तेमाल से हुई अतिरिक्त कमाई ही है। निजी रणनीति योजनाओं में आपका पूरा ध्यान आपके द्वारा किसी काम के लिए दिए गए घंटों और दिनों से मिलने वाले लाभ की मात्रा और गुणवत्ता में इजाफे पर ही होता है। इसके लिए रणनीति की तरह आप अपनी निजी जिंदगी का नियोजन और पुनर्नियोजन करने के अलावा अपने कामकाज के तौर तरीकों को भी उसी लिहाज से सुधारते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने फैसला कर लिया है कि आप अगले 3 से 5 सालों में कमाई को दोगुना कर लेंगे। यह एक तर्कपूर्ण लक्ष्य है जिसे आपके इर्द गिर्द लोग हासिल कर रहे हैं। इसे हासिल कर पाना उतना मुश्किल भी नहीं है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आय को दोगुना करने के लिए आपको केवल काम के उन्हीं घंटों की तुलना में परिणामों को बेहतर बनाना होगा। नोट करें इस बात को कि आपको करना क्या होगा। आपको केवल काम के उन्हीं घंटों की तुलना में परिणाम को बेहतर बनाना होगा। आपको अपने योगदान की कीमत को दोगुना करना होगा। आर्थिक परिणाम किसी काम को करके या फिर काम की चीज़ों के उत्पादन या सेवा से हासिल होते हैं। अगर आप अपने को मिलने वाली राशि में इजाफा चाहते हैं तो आपको इसमें निवेश की जाने वाली राशि के बारे में भी सोचना होगा। हेडिंग: आपके श्रेष्ठता वाले क्षेत्र। वह कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी कंपनी की कामयाबी या नाकामयाबी का निर्धारण करता है? यह है प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या श्रेष्ठता का क्षेत्र। हर कंपनी अस्तित्व में आकर फिर उसे कायम रखती है क्योंकि उसमें बाजार को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में किसी न किसी तरह से कुछ बेहतर देने की क्षमता होती है। वह जब तक अपने उपभोक्ताओं की ज़रूरत को दूसरों की तुलना में किसी न किसी तरह से बेहतर तरीके से पूरा कर पाती है, कारोबार में बनी रहती है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या बिक्री के लिए ज़रूरी अनूठी खासियत यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन USP ही कंपनी की विकास की दर, बिक्री के आंकड़े, लाभ और उसके अस्तित्व की संभावना का फैसला करती है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त नहीं रखने वाली कंपनियां जल्द ही बाजार से गायब हो जाती हैं। उनकी जगह साफ संतुष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली ऐसी कंपनियां ले लेती हैं जिनके लिए उपभोक्ता अपने बटुए खोलने के लिए तैयार रहते हैं और हो जाते हैं। आप भी कुछ अलग नहीं हैं। एक निजी कंपनी के अध्यक्ष की हैसियत से आपको भी कुछ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर उसे कायम रखना चाहिए। आपको भी एक विशेष काबिलियत हासिल कर लेनी चाहिए। आपको अपने काम में 100% श्रेष्ठता हासिल कर लेनी चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सके। अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को पता करने में आपके द्वारा चुने गए विकल्प और फैसले ही आपकी तो जिंदगी कैरियर में आपकी आर्थिक कामयाबी का निर्धारण करेंगे। हेडिंग: कठिन मार्ग से कामयाबी। कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त शेयरों की दलाली से जुड़ी कंपनी में काम करने के लिए गया। भर्ती और प्रशिक्षण का कार्यक्रम बेहद तकनीकी पेचीदगियों वाला था। बिक्री का प्रशिक्षण तो लगभग अस्तित्वहीन ही था। आखिरकार जब उसे दलाली का लाइसेंस मिला तो उसे येलो पेजेस देकर कहा गया कि वह डायलिंग फॉर द डॉलर का काम करे, यानी किसी भी व्यक्ति को फ़ोन लगाकर अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देकर निवेश के लिए तैयार करे। उसे जल्दी पता लग गया कि बिक्री की पेशेवर दुनिया में यह काम सबसे कठिन कामों में से एक है। एकाएक ऐसा विचार अपने आप आया जिसने उसकी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया और आखिरकार एक दिन वह देश का शीर्ष आर्थिक सलाहकार बन गया।
उसे यह एहसास हो गया कि उसका कैरियर नहीं, पूरी ज़िंदगी उसके साथ होने वाली हर बात, उसके परिवार का रहन सहन, उसका बैंक अकाउंट, उसका भविष्य इसी बात से निर्धारित होगा कि वह फ़ोन के इस्तेमाल में कितना निपुण है। उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि टेलीफोन के भविष्य के निर्धारण और बिक्री से सबसे अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल में वह महारत हासिल करेगा। उसने टेलीफोन पर बातचीत की तकनीकी से संबंधित लगभग सभी किताबें पढ़ डाली। उसने हर संभव पाठ्यक्रम को पूरा किया और इस विषय पर उपलब्ध जानकारी के हर अंश को पढ़ डाला। टेलीफोन के इस्तेमाल में उसने इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर ली कि वह किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन पर बात के दौरान उसकी आवाज़ में आने वाली 19 प्रकार की विभिन्न हिचकिचाहट को पहचानने लगा था। उसने हर किस्म की हिचकिचाहट से निपटने के लिए सही तरीका विकसित कर लिया ताकि वह ग्राहक को यह भरोसा दिला सके कि वह उन्हें सारी सलाह दे रहा है। आज ही वह केवल फ़ोन पर ही लोगों को निवेश की चीज़ें खरीद और बेचकर कमीशन में ही $50 लाख सालाना से ज़्यादा कमा रहा है। टेलीफोन से ही 99% कारोबार करने के बाद वह अब कंप्यूटर, ईमेल और फैक्स की भी मदद लेने लगा है। वह अपने ग्राहक से निजी तौर पर कभी कभार ही मुलाकात करता है, लेकिन जब बात टेलीफोन की हो तो वह संवाद में उस्ताद है। उसने निश्चित ही साफ तौर पर अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक बढ़त हासिल कर ली थी, जिसने उसे उसके क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा दिया। आपके लिए यह कदम क्या हो सकता है? हेडिंग, खुद करके देखें परियोजना। यहाँ आपके लिए एक सवाल, इस वाक्य को पूरा करें। अगर मैं अच्छे से करता हूं तो मैं उतने पैसे कमा सकता हूं जितने की मुझे ज़रूरत है। आपका काम इस खाली स्थान को भरना है। दोबारा से सवाल को सुने। अगर मैं खाली स्थान अच्छे से करता हूं, वो कौन सा काम है वो आपको लिखना है। अगर मैं अच्छे से करता हूं तो मैं उतने पैसे कमा सकता हूं जितने की मुझे ज़रूरत है। आपका काम इस खाली स्थान को भरना है। अगर मैं के बाद जो है वह क्या कौशल है जिसे अगर आपने विकसित किया है और इससे अच्छी तरह से किया जाए तो यह आपकी कमाई का सबसे सकारात्मक असर डालेगा। अगर आप एक जादुई छड़ी को घुमाकर अपने काम के किसी एक हिस्से को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तो वह काम का कौन सा हिस्सा होगा? आपका जवाब चाहे जो हो, यही वह की रिजल्ट एरिया है जिस पर आपको तत्काल काम में जुट जाना चाहिए। आपके कारोबार या कैरियर में सभी स्थायी सफलता किसी काम को बहुत ही अच्छे तरह से करने से मिलेगी। ऐसा काम जिसकी दूसरे लोग कद्र करते हों और जिसके लिए पैसा देने को भी तैयार हों, और हर वह बात जो दूसरे अच्छी तरह से कर सकते हैं आप भी उसे करना सीख सकते हैं। याद रखिए आज जो शीर्ष 10% में हैं उन्होंने शुरुआत नीचे के 10% से ही की थी। आज जो कोई भी अच्छी स्थिति में है वह कल कमजोर स्थिति में था। आपके क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद सारे लोग कभी किसी अन्य क्षेत्र में थे। जिंदगी की दावत की कतार में आगे रहने और सभी बढ़िया बातें हासिल करने का रास्ता बहुत आसान है। सबसे पहले कतार में लग जाएं। शीर्ष 10% लोगों में स्थान बनाने का संकल्प कीजिए, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। दूसरा, कतार में बने रहें और एक बार आप निजी स्तर पर बेहतरी को और बढ़ने लगते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने तक सीखना और अभ्यास करना जारी रखिए। आपके लिए एक अच्छा समाचार, जिंदगी की दावत की कतार गतिमान है। यह कभी भी बंद नहीं होती, हर रोज 24 घंटे खुली रहती है और जो कोई भी इस कतार में आकर फिर उसमें बना रहता है अनंत आगे निकल ही जाता है। शीर्ष 10% लोगों में आने से आपको आपके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता, आप ही जिम्मेदार हैं। हेडिंग, अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को स्पष्ट करें। आपको अपने आप से पहला सवाल पूछना चाहिए, मुझसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली क्या बात है? वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको महारत हासिल है? वह क्या है जो आप किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? आपके पास वह कौन सी काबिलियत है जिसके कारण आज तक आपने इतनी तरक्की की है? आप किस काम में अच्छे हैं? आपका दूसरा सवाल है, मेरे उद्योग की दिशा को देखते हुए
आज से 3 या 5 साल बाद मेरी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी। अगर चीज़ें आज की ही तर्ज पर होती रहीं और आप 3 से 5 वर्ष बाद की स्थिति को देख सकते हैं हो और इर्द गिर्द देखेंगे, तो आपकी राय में आप किस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। कई लोगों को दोनों ही सवालों में जवाब देने में परेशानी होती है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि आज उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या है, और इस वजह से उनको यह भी पता नहीं होता कि भविष्य में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आप पर कम उपलब्धि हासिल करने और करियर में नाकामयाब रह जाने का खतरा मंडरा रहा है। हेडिंग, आपकी संभावित प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। अब अगला सवाल, आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होनी चाहिए। अगर आप किसी एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं तो वह कौन सा क्षेत्र होगा। अगर आप असमंजस में हैं तो अपने बॉस या अपने सहकर्मी से जाकर पूछिए, उनसे पूछिए, अगर मैं वाकई किसी एक ही बात से बहुत अच्छा होता तो मेरे द्वारा हासिल परिणामों के लिए किसका सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव होता। आप इस सवाल को पूछने के तुरंत बाद ही इसका जवाब जान लेते हैं। अगर आप अपने लिए सबसे ज़रूरी काबिलियत को लेकर संदेह की स्थिति में हैं तो दूसरों से सलाह लें और जानकारी लें। आपके इर्द गिर्द के लोग, खासतौर पर आपका बॉस, आपको इस सवाल का सबसे जल्दी जवाब दे सकता है। एक बार आपको जवाब मिल जाए तो फिर आप उस कौशल को तराशने को ही अपना अगला लक्ष्य बना लेंगे और उस क्षेत्र में आप अपनी सोच को सकारात्मक तरीके से बदल डालेंगे और यह कल्पना करें कि उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने की काबिलियत आप में है। आप इसे लिख लें, एक समय सीमा तय करें, एक योजना बनाएं और उस क्षेत्र में खुद को सुधारने के काम में जुट जाएं। काफ़ी कम वक्त में ही आप अपने काम में एक विजय बढ़त हासिल कर लेंगे, जिससे आपको दूसरों से आगे निकलने में मदद मिलेगी। इस एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी लेसन के साथ। इसी लेसन को आगे की एपिसोड में हम कंप्लीट करने वाले हैं और इस लेसन में को बार बार सुनते रहिए और बार बार सुनने के बाद आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, कहाँ पर मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है, कहाँ कुछ गलती हो रही है, उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं सुधार कर सकूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस एपिसोड में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए और इस बुक के इस लेसन को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।